नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी को मैं क्यों इस देश का सबसे बड़ा संत मानता हूं। मैं राहुल गांधी को इस देश की राजनीति की शुचिता का प्रतीक मानता हूं। मैं क्यों राहुल गांधी को इस देश में ईमानदार राजनीति, जनता की राजनीति, जनता के लिए राजनीति का द्योतक मानता हूं। ये सारी विषय और इसके पर ही मेरी बात सिमटी हुई है। आज इस पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है, कविता ईडी की हिरासत में है जो बीआरएस पार्टी से हैं, और हेमंत सोरेन वो ईडी केस के कारण जेल में है। तमाम सारे और बहुत सारे लोग जेल में, बहुत सारे लोग तमाम तरह का कष्ट झेल रहे हैं, तमाम क्या छापे पड़ रहे हैं, तमाम को हिरासत में लिया जा रहा है। सच बोलने पर सजा हो रही है। जब यह सब कुछ हो रहा हो तब सत्ता लूट कर रही हो, सत्ता लोगों से वसूली कर रही हो, और सत्ता धंधे की दलाली का काम कर रही हो, तब आप क्या कहेंगे कि इस देश के अंदर सरकार है या बनिए की दुकान? और वो भी बनिए की नहीं, ऐसे बनिए की जो डंडी मारता है, जो घटतौली करता है, जो जमाखोरी करता है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने वह कष्ट झेला। राहुल गांधी ने सच बोला कि कैसे नरेंद्र मोदी की यह सरकार नहीं है, यह अडानी अंबानी जैसे कुछ पूंजीपतियों की सरकार है। यह वास्तव में इस सरकार का मालिक गौतम अडानी है। पहले पब्लिक सेक्टर में आपको जगह मिलती थी 90% को, अब पब्लिक सेक्टर को सारे के सारे को अदानी जी के हवाले कर दिया है। आप ट्रेन में जाओगे, रेलवे से पैसा अदानी ले जाएगा। आप सड़क पे चलोगे, पोल बूथ, टोलिंग बूथ, टोल बूथ से अदानी पैसा ले जाएगा। ये हमारा सिक्योरिटी वाला राइफल लेगा, अदानी का उसमें पैसा मिलेगा। आप बिजली का स्विच ऑन करोगे, उसमें अदानी का हिस्सा मिलेगा। और ये अदानी है कौन? ये अदानी नरेंद्र मोदी है। ये एक ही चीज है, ये अदानी नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी अदानी है। मोदानी कह लो इसको, मोदानी। और उन्होंने सबूत दिए कि कैसे किन किन सेल कंपनियों की जरिए कैसे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, कैसे लाखों करोड़ रुपया इन पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया कर्ज का, जो उन्होंने हमारी बैंकों से लिया था, जो हमारे आपकी जेब से गया पैसा था। और राहुल गांधी ने बताया कि कैसे इस देश की इतनी बैंकें बेच दी गई। क्यों बेच दी गई? नरेंद्र मोदी ने 1 दर्जन बैंकें बेच दी हैं इस देश की। क्या किसी ने सवाल किया? क्या हमारे आपके तमाम संसाधनों के जरिए किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस सरकारों ने तमाम पीएसयूज बनाए थे, तमाम सरकारी कंपनियां बनाई थी, जिनसे आने वाले मुनाफे से हम लोगों का भला होता था, हमारे लोगों को नौकरियां मिलती थी, तमाम लोगों को रोजगार मिलता था। उन सबको बेचा जा रहा है और कुछ को बेचा जा चुका है। सैकड़ों कंपनियां बेच दी गई हैं। इस देश का जल, जमीन, जंगल, जमीन के अंदर, जमीन के बाहर सब बेचा जा रहा है। सारे एयरपोर्ट, पोर्ट सारे अदानी को जा रहे हैं, रेल अदानी को जा रही है, खदान अदानी को जा रही है, जंगल अदानी को जा रहे हैं, और जो काम अदानी करते भी नहीं थे वो भी काम उन्हें मिल रहे हैं, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं। इवन सेना में, पुलिस में जो राइफलें सप्लाई की जा रही वो अदानी बना रहा है। अदानी के लिए कश्मीर में किस तरीके से सारे ठेके देने के लिए
अनुच्छेद 370 के क्लॉज 2 को खत्म कर दिया गया और उनको वहां पर किस तरह से सारी वो खनिज संपदा पे कब्जा करने का अधिकार मिल गया। उनको फायदा देने के लिए चीन को खुश किया गया और चीन हमारे देश की 3000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर बैठा। उसने हमारे अरुणाचल प्रदेश पे अपना दावा कर दिया है। उसने तमाम हमारे सैनिकों को मार डाला है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी साधे। ऐसी स्थिति में बोलता कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कि लद्दाख में क्या हो रहा है, और वो लद्दाख में जगह जगह बाइक से जा करके, घूम करके, लोगों से मिल मिल करके, पैदल चल के मिल के आते हैं, सारे दर्द को समझते हैं और बताते हैं। आज वही चीज सोनम वांगचुक बता रहे हैं। वो पिछले 19 दिनों से अनशन पर हैं, मरणासन्न होने की स्थिति में आ गए, लेकिन सरकार को सुध नहीं। उधर यदि आप देखें, चाइना ने जिस तरीके से किया है, हमारी ताकत होती थी गोरखा रेजिमेंट और दूसरी सिख रेजिमेंट और दूसरे, इन सबको किस तरीके से तोड़ा गया, और आज गोरखा हमारी सेना में भर्ती होने के बजाय चीन की सेना में भर्ती हो रही। इससे बड़ी दुखद स्थिति क्या होगी? उधर अरुणाचल में डोकलाम से लेकर सारी सड़कें चीन ने बना ली है। पूरे देश के हिमालय की पूरी कोने कोने से लेकर के पूरी सड़क उसने काबुल तक बनाने का काम कर दिया है। उधर बर्मा तक बनाने का काम कर लिया है, पूरी तरह हमें घेर लिया है। उधर नीचे उसने श्रीलंका के पास जाकर के किस तरीके से वहां पर श्रीलंका को अपने काबू में कर लिया है। वहां का सबसे बड़ा पोर्ट अपने कब्जे में लेके, जो हमारे लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसे अपने कब्जे में ले लिया है। उसने उधर मालदीव में, जो हमारे आगे घुटने टेक कर रहता था, वहां पर जो राष्ट्रपति चुना जाता था, सबसे पहले भारत में सलामी देने आता था, वो अब चीन जाता है, भारत नहीं आता है। और भारत के जो जवान और सेना की एक टुकड़ी वहां थी, उसे वो वापस भेज देता है, कहता है हमें इंडियंस मंजूर नहीं। यह हालत है। उधर खुशहाली के इंडेक्स में भारत पीछे हो जाता है, पाकिस्तान आगे हो जाता है। साहब, वो हमसे खुशहाल है, हम बुरी स्थिति में। हमसे खुशहाल बांग्लादेश है, हमसे खुशहाल नेपाल है, हमसे खुशहाल भूटान है, हमसे खुशहाल श्रीलंका है। हम इस हालत में आ गए। इन पर कौन सवाल उठाता है? राहुल गांधी बोलते हैं। जब इस देश की सेना में सैनिकों को अग्निवीर बनाया जाता है, उन्हें ठेके पे रखने की व्यवस्था की जाती है, सेना और ठेके पर, तब राहुल गांधी बोलते हैं। जब इस देश के युवाओं का रोजगार छीना जाता है, तब राहुल गांधी बोलते हैं। जब इस देश के किसानों का हक छीना जाता है, तब राहुल गांधी बोलते हैं। जब इस देश के आदिवासियों का हक छीना जाता है, तब राहुल गांधी बोलते हैं। और जब इस देश के दलितों पर अत्याचार होता है, तब राहुल गांधी बोलते हैं। जब इस देश के पिछड़ों को हक देने की बात होती है, तो राहुल गांधी लड़ते हैं। और राहुल गांधी लड़ते हैं इस देश की बेटियों के लिए, जब उनके साथ तमाम घिनौने अपराध हो रहे होते हैं, उन्हें नग्न उनकी परेड कराई जा रही होती है, तो सिर्फ एक आवाज निकलती है, राहुल गांधी। और वो वहां तक पहुंच जाते हैं उनके आंख के आंसू पोंछने। जब जहां गोलियां चल रही होती हैं, तो वहां पहुंच जाते हैं राहुल गांधी, कोई और नहीं जाता है। हर दर्द में, हर जगह, हर किसी से वो पहुंचते हैं। जब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, तब राहुल गांधी जाते हैं, उनके लिए खड़े हो। और उस राहुल गांधी को घर छीन लिया जाता है, उस राहुल गांधी को सजा, मेजर पनिशमेंट दिया जाता है, सजा कर दी जाती है। उस राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली जाती है। उस राहुल गांधी के जो एक टी शर्ट और जींस में पूरा देश का चप्पा चप्पा छान देता है, पैदल 4000 किलोमीटर से अधिक तय कर देता है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लद्दाख हो या कहीं और। वो राहुल गांधी जो करीब 7000 किलोमीटर आकर के मणिपुर से लेके मुंबई तक पहुंच जाता है। वह राहुल गांधी जो अपना दर्द भूल जाता है, बारिश हो, बरसात हो,
धूप हो, उमस हो, हर एक में उसी स्टाइल में, उन्हीं कपड़ों में, उसी तरीके से चला जाता है। बरसते बारिश में भी वो लोगों से मिलता है, बात करता है, उनके साथ चलता है, उनके दर्द को समझता है। वो कोयला खदान में पहुंचता है और कोयला खोदने वालों के साथ भी खोद करके उनके बोझ को उठा करके उसे महसूस करता है। जो कुलियों के पास जाता है तो कुलियों के साथ कुलियों का पूरा बोझा अपने सिर पे उठा के देखता है। वो राहुल गांधी जो मोटर मैकेनिक के पास जाता है, मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास, और बाइक सही करके उसको समझता है। वो फर्नीचर मार्केट में जाता है, वहां के कारीगरों के साथ में कुर्सी और मेज बनाने का काम भी करता है। वो किसानों के बीच जाता है, उनकी फसल को बोता है और फसल काटने का भी काम करता है। वो उस दर्द को निजी तौर पे समझता है और जब वो सब समझता है तब उनकी आवाज उठाता है। और जब उनकी आवाज उठाता है तो नरेंद्र मोदी को डर लगता है, भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, क्योंकि सारी चोरी तो उन्होंने की है। उन्होंने चुनाव बॉन्ड के जरिए किस तरीके से लूट की है उसका सच सामने आता है कि किस तरीके से वो उन कंपनियों से पैसा लेते हैं जिनके ईडी सीबीआई इनकम टैक्स रेड करती है और उनसे पैसा लेते हैं और फिर उनके केस को बंद कर देते हैं। यह रिश्वतखोरी है, यह वसूली है। और इसके बाद में वो किस तरीके से मेगा इंजीनियर्स को 14,500 करोड़ का ठेका देते हैं और उनसे 450 करोड़ का वसूली कर लेते हैं चुनाव बॉन्ड के जरिए। यह इनका एक मोडस है। और इसके बाद वो किस तरीके से चाइना के साथ मिलकर के खेल करते हैं। चाइनीज हर सामान इस देश के अंदर आने लगता है और चाइना को इतना लाभ दे देते हैं कि वो मालामाल होता है और हम कंगाल होते हैं और हमारे रुपए की वैल्यू गिर करके 84 रुपए का $1 पहुंच जाता है। इस हालत में हम आ जाते हैं। तब नरेंद्र मोदी भूल जाते हैं, वो कहा करते थे जब रुपए की कीमत गिरती है तो सरकार की साख गिरती है। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। आज कहां है वो सब? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की साख गिरती है। उस हिसाब से तो मोदी जी की साख और प्रतिष्ठा किस गटर में चली गई, इसका अनुमान लगाना ही बड़ा मुश्किल है। 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली नरेंद्र मोदी जी ने तो रुपया 58 रुपए 86 पैसे था प्रति डॉलर। आज रुपया 23 मार्च को 83 रुपए 60 पैसे पर पहुंच गया। अब आपको लगेगा कि रुपए के गिरने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। रुपए के गिरने से आपको बहुत फर्क पड़ता है। रुपए के गिरने का मतलब क्या है कि जो चीज पहले 60 में आ सकती थी अब वो 84 में आती है। मतलब जिस चीज के लिए आपको $1 खरीदने के लिए 60 रुपए देने पड़ते थे अब उसके लिए 84 रुपए देने पड़ रहे हैं। और वो नरेंद्र मोदी जब इससे भी नहीं भरता है तो विपक्षी नेताओं को जेल भेजने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल ताजा ताजा उदाहरण है, हेमंत सोरेन ताजा ताजा उदाहरण है, ताजा ताजा उदाहरण है तमाम सारे और नेता। जब वो इस तरह से करते हैं तो एक तरफ तो इन्हें यह कहते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं का साथी जो मेन पैसा देने वाला है उससे 55 करोड़ रुपए चुनाव बॉन्ड में ले लेते हैं और उसकी जमानत कराने के लिए पहुंच जाते हैं अदालत, उसे सजा माफी गवाह बना लेते हैं। वो हेमंत सोरेन के मामले में जो एक सहयोगी बताते हैं उसकी जमानत करवा देते हैं। इस तरह के तमाम सारे खेल करते हैं। ये वसूली तंत्र है और इस वसूली तंत्र को कांग्रेस ने तोड़ा। तो ये 4 रास्ते क्या थे घोटाले के? मैंने आपको पहले कहा था, मैं फिर से दोहराऊंगा। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो।
आजकल आप लोग सब सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग प्रीपेड करते हैं, कुछ लोग पोस्टपेड करते हैं। ये प्रीपेड घूस है, यानी कि चंदा दो धंधा लो, प्रीपेड घूस, जैसा कि आपका प्रीपेड सिम कार्ड है। दूसरा रास्ता है ठेका लो घूस दो, ये पोस्टपेड हुआ, यानी कि पहला आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आप रिश्वत देते हैं, तो ये पोस्टपेड हो गया। तीसरा रास्ता है हफ्ता वसूली, और ये मोदी सरकार ने इस पर पेटेंट लगा दी है। हफ्ता वसूली के माने क्या है? ये पोस्ट पेड नहीं, ये पोस्ट रेड है, यानी कि पहले ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो कंपनियों के खिलाफ, और उससे बचने के लिए ये कंपनियां इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदेंगे और चंदा देंगे बीजेपी को। और चौथा रास्ता जो अपनाया गया है फर्जी कंपनियों का, शेल कंपनियों का। बार बार प्रधानमंत्री लंबे लंबे भाषण करते थे 2014 में पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर कि मैं फर्जी कंपनी को बंद कर दूंगा, फर्जी कंपनियों के खिलाफ हूं। पर फर्जी कंपनियों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है इस कॉर्पोरेट डोनेशन, कॉर्पोरेट बॉन्ड घोटाले में। तो ये चार रास्ते हैं। इसलिए इन्हें तकलीफ होती है। कांग्रेस कहती है इस सारे की जांच करो, हम भी जांच को तैयार हैं। क्यों? जो चोर है वो डरता है। तो इस तरह की चोरी का खुलासा होता है। इसके बाद में जब कुछ नहीं बचता तो नैरेटिव, सरकार गिराना, सरकार खरीदना, ये सारे काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं मैं गलत मार्ग पर नहीं चलूंगा, मैं सच्चे मार्ग पर चलूंगा, सच के साथ मैं हारना पसंद करूंगा, लेकिन झूठ के साथ मैं जीतना पसंद नहीं करूंगा। इसलिए राहुल गांधी संत है, इसलिए राहुल गांधी गांधी है। आज भगत सिंह जी का शहीदी दिवस है, सुखदेव और राजगुरु का शहीदी दिवस है, और उनके शहीदी दिवस पर उन्हें नमन करते हुए आज याद आता है वो गांधी, वो नेहरू, वो मदन मोहन मालवीय, वो आसिफ अली साहब, जिन्होंने उनके लिए लड़ाई लड़ी थी, जिनको आज ये बदनाम करते हैं। आज उनकी वो पंक्तियां याद आती हैं कि इस देश में लोकतंत्र बचाना है, बनाना है, तो हमें सच के साथ खड़ा होना होगा, लड़ना होगा। तो आज भी वक्त आ गया है कि हम सच्चे जननायक के साथ खड़े हों। और आज जननायक कौन बन के खड़ा है? आज गांधी नेहरू का वह वंशज राहुल गांधी खड़ा है। तो उस राहुल गांधी के साथ खड़े होने की बारी है, क्योंकि आज देश बचाना है, देश सबसे बड़ा है। यही वजह है कि राहुल गांधी, उनके परिवार का अपमान करने वाले, सब कुछ उनको बर्बाद करने की कोशिश करने वाले लोगों के भी वो साथ देश हित में खड़े होते हैं। इसके उदाहरण खुद में केजरीवाल हैं, जिन्होंने उनकी मां को जेल में डालने की बात की थी, जिन्होंने कांग्रेस को खत्म कर देने की बात की थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मूवमेंट चलाया था और आंदोलन चला करके झूठ परोसा था। आज राहुल गांधी लोकतंत्र के लिए उसे भूल जाते हैं। राहुल गांधी भूल जाते हैं कि किन किन लोगों ने उनके लिए कितना बुरा बोला था, लेकिन वो देश को सबसे आगे रखते हैं। यही अंतर है दूसरे नेताओं में और राहुल गांधी में। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? उनके लिए एक शब्द भी कोई बोल दे तो उसे खत्म कर देते हैं। इसीलिए आज विदेशी अखबार लिख रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र मर गया है। आज इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? मैं सोचता हूं आप भी सोचिए। जय हिंद।